बागों के आंकलन की रिपोर्ट आई है, उसने एक तरह से एक उत्साह भी पैदा किया है भारत में, क्योंकि एक लंबे प्रयास जो लगातार किए जा रहे थे भारत में, तमाम इस तरह के प्रयास किए गए, नीतियों के तहत भी किए गए, और उनका एक अंजाम है कि आज बाघों की संख्या जो 2022 में सेंट पीटर्सबर्ग में जो तय की गई थी टाइगर समिट में, उसके काफ़ी नज़दीक हमें एक तरह से कहा जा सकता है। तो काफ़ी समय पहले से ही ये हमने अपनी कोशिश को पूरा किया है। आज हमारा विशेष भी इसी पे है, विकास और पर्यावरण में स्वस्थ संतुलन। विकास और पर्यावरण के बीच स्वस्थ संतुलन का ही नतीजा है जो ये आंकड़े सामने आए हैं। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर कमर कुरैशी साहब हैं, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से हैं, बहुत बहुत स्वागत है कमर साहब आपका। हमारे साथ डॉक्टर YV झाला साहब हैं, वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट हैं। झाला साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कमर साहब आपसे अगर शुरू करें, 2022 का आंकड़ा था, आज जो एक तरह से जो आंकड़े आए हैं सामने, कितने संतुष्ट आप दिखाई देते हैं? उस सफर को तय करता कितना भारत दिखाई दे रहा है? काफ़ी संतुष्ट हैं हम और हमारी टीम। इसकी एनालिसिस से पहले ये नहीं मालूम था कि इतना आंकड़ा बढ़ेगा, और इस बार जैसा कि आपने पहले भी बताया, काफ़ी कैमरा ट्रैप इस्तेमाल हुए इस पूरी योजना में, और काफ़ी लोगों ने मेहनत की इस काम को अंजाम देने में। सो आंकड़े बहुत अच्छे हैं जो प्राप्त हुए। झाला साहब, 2014 के जो आंकड़े थे उससे आज की जब हम तुलना करते हैं, तो आपको क्या लगता है वो कौन से प्रयास रहे हैं लगातार पिछले 4 साल के, या उससे पहले भी अगर हम बात करें, जिन्होंने हमें आज एक तरह से पूरे विश्व में एक मिसाल के तौर पर भारत दिखाई देता है, जहां ये पता चलता है कि बाघों के लिए भारत का पर्यावरण, वन, सब कुछ बहुत सुरक्षित है, संतुलित है, विकास और पर्यावरण? ऋतु जी, ऐसा था कि 2006 में जब सरिस्का में टाइगर्स एक्सटिंक्ट हुए, उसके बाद में पन्ना में भी एक्सटिंक्ट हुए, तब भारत में टाइगर टास्क फोर्स की गणना हुई, और उन्होंने साइंटिफिक पद्धति से टाइगर की गणना शुरू करवाई वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट से, और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन का जन्म हुआ। तो सब साथ मिलके साइंटिफिक पद्धति से हमने बाघों की गणना शुरू कर दी। तब से जब पता चला कि हमारे देश में करीबन 1400 ही टाइगर बचे हैं, तो काफ़ी कुछ परिवर्तन आया गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में, और पिछले 5 साल में इसको अंजाम दिया गया है, इन द सेंस के जो हमारे पॉलिसीज़ हैं और जो इन्वेस्टमेंट हैं कंजर्वेशन में, काफ़ी बढ़ गए हैं। विलेज रिलोकेशन, इंसेंटिवाइज्ड वॉलंटरी विलेज रिलोकेशन का जो कार्यक्रम है NTCA के द्वारा जो होता है, उस वजह से बाघों के लिए जंगलों में जगह बन गई। आबादी के साथ में बाघ नहीं जी सकते, उनको जंगल चाहिए जो मनुष्य से विलुप्त हो, अंदर इनवायलेट स्पेसेस चाहिए, तो उसको हम सोर्स पॉपुलेशंस मानते हैं। जो टाइगर रिजर्व्स हैं उसके अंदर लोग जो रहते हैं उनको भी काफ़ी समस्या होती है, क्योंकि उनके जो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैं उसको जानवर खा जाते हैं वगैरह, तो उनको अगर आप बाहर ले जाएं और काफ़ी इंसेंटिव देके, तो उनके लिए स्कूल हैं, एजुकेशन है, रास्ते हैं, बिजली है, मॉडर्न एमिनिटीज़ भी मिल जाती हैं, और जंगल में बायोडाइवर्सिटी के लिए जगह मिल जाती हैं। तो ये जो कार्यक्रम हुआ है उसके माध्यम से मेरे हिसाब से तो उसके दैट वाज द मेन थिंग जो बाघों की इतनी संख्या बढ़ा रही है हिंदुस्तान में। अब कुरैशी साहब, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में जिस तरह से भारत बुनियादी ढांचे के विकास के लिए लगातार बात कर रहा है, न्यू इंडिया की बात कर रहा है, ऐसे में इन दोनों चीज़ों को साथ लेके चलने के लिए वो कौन से एहतियाती कदम हैं जिन पर आगे भी काम करने की लगातार ज़रूरत है? क्योंकि ठीक है, एक आंकड़ा, एक सफ़र हमने तय करा है, इसको आगे भी जारी रखना होगा। आंकड़े एक चीज़ है, लेकिन जैसा आपने ऋतु जी बहुत सही सवाल पूछा कि हम डेवलपमेंट और पर्यावरण को कैसे साथ लेके चल सकते हैं, और भारत में ही और दुनिया भर में ऐसे कई एग्जाम्पल मौजूद हैं कि जहाँ पर हमें सही इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। ग्रीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके, अगर जैसे मान लीजिए रोड बन रहे हैं, नहरें बन रही हैं, तो उसके लिए तरीके अवेलेबल हैं कि हम ऐसे पुल बनाएं जो जंगली जानवर इस्तेमाल कर सकें, और बहुत सी ग्रीन टेक्नोलॉजी अवेलेबल हैं, तो उसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। और ये मैं मानता हूँ कि अगर हम पर्यावरण और डेवलपमेंट दोनों को लेके चलना चाहेंगे तो ये मुनासिब है, ये हो सकता है, लेकिन इसके लिए पैसे की ज़रूरत होगी,
और लोगों के मन की ज़रूरत होगी कि वो उसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट करें। झाला साहब, 73,000 हेक्टेयर में फैले पीलीभीत के जंगलों को 2014 जून में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था और जिसके एक तरह से अच्छे नतीजे भी सामने आए। तो इस तरह के और कौन से कदम हैं कि आने वाले समय में उठाने की ज़रूरत है? जैसे आप देखें कि हमने जब शुरुआत की थी 1973 में, तो हमारे पास 9 टाइगर रिजर्व्स थे, अभी हमारे पास 50 हैं। तो संख्या बढ़ी है, जंगल का प्रोटेक्शन बढ़ गया है, तो इस माध्यम तो काफ़ी मुनासिब रहा है बायोडाइवर्सिटी के लिए। और टाइगर जो है वो अम्ब्रेला स्पीशीज़ हैं, तो जब एपेक्स होता है फूड चेन के ऊपर, जब लार्ज कार्निवोर बच जाता है तो पूरा उसके नीचे की जो विस्तार में बायोडाइवर्सिटी होती है वो सब छत्र छाया में पलते हैं। तो टाइगर एक स्पीशीज़ कंजर्वेशन का ध्येय नहीं है, बट पूरी बायोडाइवर्सिटी का माध्यम बन जाता है। तो इस वजह से आपकी बायोसिक्योरिटी, लाइवलीहुड इश्यूज़ हैं, इकोसिस्टम सर्विसेज हैं और वाटर सिक्योरिटी, ये तीनों को आप सुरक्षित रख रहे हैं, क्योंकि आपके जो जंगल हैं वही तो आपके पानी के स्रोत हैं। बिल्कुल। तो झाला साहब, आपका कहने का मतलब है कि बाघों का संरक्षण का मतलब है जीवन का संरक्षण। एक तरह से जीवन को किस तरह से आप बचा रहे हैं, बाघों की अगर संख्या को आप बरकरार रखते हैं, ज्यादा करते हैं, बचाते हैं। हम चाहेंगे कि आप एक बार बड़े ही साधारण तरीके से, क्योंकि आम लोगों को एक बार को ये हो सकता है ये लगे कि बाघों की जनगणना पे क्यों या उनके आंकलन पे क्यों इतना जोर है, तो ये उसके उस रिश्ते, उस संबंध को समझ पाए कि कैसे उनके अपने जीवन के लिए भी इनका बचना और इनका संरक्षण बहुत जरूरी है। मैडम, जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स है हमारे प्लैनेट की, उसका इंडिकेटर बाघ है। अगर बाघ हैं तो हमारी सिस्टम सब बराबर चल रही है। तो बाघों का आंकलन करने से हमें पता चलता है कि जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कॉन्जर्वेशन में और जो डेवलपमेंट कर लें, उसमें संतुलन कितना है। जब तक बाघ सुरक्षित हैं तब तक हम मान सकते हैं कि हमारा जो डेवलपमेंट का पद्धति है और हमारे जो कॉन्जर्वेशन में हमारे इन्वेस्टमेंट्स हैं, दे आर ऑन द राइट पाथ। जो हमारी पॉलिसीज़, जो हमारी स्ट्रैटेजीज़ हैं, इसलिए उनका आकलन करना और उसका मॉनिटरिंग करना बहुत आवश्यक बन जाता है। कुरैशी साहब, मानव और बाघ संघर्ष जो है वो आज भी बहुत ज़्यादा है। उसको संतुलन, उस पे एक तरह से कहें कि उसको रोकने के लिए, उसको समझने के लिए कि इंसान इस बात को समझे, उस पे कानून के ही तहत नहीं सिर्फ जोर डाला जाए, लेकिन इसकी बारीकियों को, इसके एक तरह से साइंटिफिक पहलू को भी समझ सके, उसके लिए क्या किए जाने की ज़रूरत लगती है? ये बहुत ज़रूरी है। जैसा आपने पूछा कि मानव और बाघ क्या साथ रह सकते हैं। साथ रह सकते हैं, लेकिन आगे आने वाले दिनों में जिस तरह से बाघ की संख्या बढ़ी है, उसके साथ चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं। और उन चुनौतियों को पूरा करने के लिए सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि समाज को भी कोशिश करनी होगी। और भारत में काफ़ी वन अभी भी है जहाँ पर बाघ नहीं है, तो बाघों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन हमें एक कोशिश करनी है सरकार को और वन विभाग को कि किस तरह से वो जंगल जहाँ बाघ अभी नहीं है उनको बेहतर बनाया जा सके, तो जो बाघों की बढ़ती हुई जनसंख्या उसमें समा सके। क्योंकि आने वाले दिनों में जो अभी जनसंख्या बढ़ी है, और जैसा आप न्यूज़ में सुनते हैं, समाचारों में, कि कई जगह पर बाघों के और इंसानों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होती है, और वो कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए कदम उठाना अभी से ही बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर हम अभी से कदम उठाना नहीं शुरू करेंगे तो हो सकता है देर हो जाए। तो ये सही समय है कि हम इसको ठीक से सोचें, क्योंकि जैसा मैंने बताया अभी हमारे पास कई वन हैं, जगह है, उनको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। और मैं ये मानता हूँ अगर उनको बेहतर बनाया जाएगा, वक्त लगेगा, तो इन बाघों को का संरक्षण बेहतर होगा। और जो अभी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है और ये बढ़ने की जो इम्कानात हैं, हो सकता है वो जो गुंजाइश आपको लगती है कि ये बढ़ सकता है, उसकी तरफ काम करने की ज़रूरत है। झाला साहब, प्रधानमंत्री ने आज कहा कि हमारी नीति में, अर्थशास्त्र में हमें संरक्षण के बारे में संवाद को बदलना होगा। क्या मतलब, किस तरह से इसको बदला जाएगा? अब सबसे ऊपर जो हमारे प्रधानमंत्री जब कह रहे हैं तो पॉलिटिकल विल तो बिल्कुल माफिफ है, और जब पॉलिटिकल विल है तो पब्लिक के माध्यम से ही होगा। तो ये परिवर्तन हमारे मानसिक रूप से आना चाहिए, और जो हमारी पॉलिसीज़ हैं उनको हम
थोड़ा बदलाव लाएं, थोड़ा ही, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है और हमने डेमोन्स्ट्रेट भी कर चुके हैं कि हम ये बना सकते हैं। हमें प्लानिंग स्टेज से ही इसको हमारी जो डेवलपमेंट है उसके अंदर ले आना चाहिए कि हमारे ऑल स्ट्रक्चर्स जो बनेंगे वो ग्रीन होंगे, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी की लाइंस बनती हैं उसके ऊपर हम बर्ड डाइवर्टर्स डालें, जो रास्ते बन रहे हैं उसके हम एनिमल पैसेजवेज डालें, कैनाल के नीचे हम हाथी निकल जाए ऐसी सुविधाएं रखें। तो अगर ये हम अभी से प्लानिंग करेंगे तो हमारे बजट के अंदर ये सब आ जाएगा और हमें जब बनाना पड़े तब हमें कष्ट नहीं होगा। तो ये प्लानिंग स्टेज से ही उनका इनकॉर्पोरेशन हमारे पॉलिसी में होना चाहिए और डेवलपमेंट और कंजर्वेशन दोनों हाथ मिला के साथ साथ चल सकते हैं। कुरैशी साहब, क्या आपको लगता है कि जब देश का मुखिया नेतृत्व अगर इन तमाम चीज़ों के प्रति अपनी संजीदगी या संवेदनशीलता व्यक्त करता है, उसका एक असर पड़ता है पूरे सिस्टम पर, पूरी व्यवस्था पर नीचे तक, और शायद वही एक असर है जो दिखाई दिया है ये पिछले 4 साल का ये जो बदलाव है? नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि भारत ही ऐसा एक देश है जहाँ पर पॉलिटिकल विल है और उसी की वजह से जो हमें सक्सेस मिली है वो इसका नतीजा है कि पॉलिटिकल विल की वजह से। और मैं ये उम्मीद करता हूँ जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने आज बताया कि जो सबसे बड़ी समस्या है कि हम डेवलपमेंट और पर्यावरण को कैसे साथ लेके चलेंगे, उन्होंने उस बात को बड़ा साफ साफ कहा और बड़ी हर्ष की बात है और उम्मीद है कि हम बेहतर करेंगे पर्यावरण के क्षेत्र में। झाला साहब, आपको लगता है कि इसने भी एक बड़ा बदलाव का कारण दिखाई देता है पूरी तस्वीर में? मैडम, जो हमने टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किए हैं उसके अंदर जो मैनेजमेंट हो रही है, पोचिंग कम हो गया है, इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ ट्रेड जो थी चाइना में, जो जब वहाँ पर डिमांड है वो डिमांड हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं यहाँ से क्योंकि पोचिंग कम हो रही है, दैट इटसेल्फ शो कर रहा है कि हमने काफ़ी कुछ पा लिया है और हम सही रास्ते पे हैं। क्योंकि बाघों अपने आप तो बढ़ते नहीं है, पहले संख्या क्यों कम हुई थी? क्योंकि पोचिंग के माध्यम से कम हुई थी। अगर पोचिंग कंट्रोल में है तो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड भी कंट्रोल में है, तो वी आर ऑन द राइट ट्रैक। क्या कानूनों को सख्त किया गया है या फिर इसके और पहलू हैं जिस पर ज्यादा ध्यान दिया गया? कानून तो हमारे यहाँ बहुत ही स्ट्रिक्ट है, परंतु उसका इम्प्लीमेंटेशन जो करना होता है वो अभी स्ट्रिक्ट हुआ है। क्रियान्वयन पे इसका मतलब कि ज्यादा जोर दिया गया है? बिल्कुल मैडम, जो पेट्रोलिंग है फॉरेस्ट की, फॉरेस्ट गार्ड्स के माध्यम से हमारे पास STF लगे हुए हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस लगे हुए हैं, एक्स आर्मी मैन को लगाए हैं फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए, तो इसके माध्यम से पोचिंग काफ़ी कम हो गया। ऐसा नहीं है कि पोचिंग नहीं है, जब तक मार्केट में डिमांड है तब तक पोचिंग तो होगा, परंतु इसको आप अगर कंट्रोल में रखें तो आबादी बढ़ती रहेगी बाघों की और दूसरे जानवरों की, जैसे कि हमारे गेंडे हैं, उसके सींग के लिए भी बहुत ही खतरनाक तरीके से उनको मारा जाता है। तो ये सब कंट्रोल में है, क्योंकि आप अफ्रीका में देखें तो उनके वहाँ पर तो हेलीकॉप्टर से भी शिकार होता है गेंडों का, यहाँ पर हमारे वहाँ बहुत कंट्रोल में है। तो ये बहुत ही भारत की हमारी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके पीठ पे हमें थापा कर बनाना चाहिए कि दे हैव डन अ वंडरफुल जॉब। झाला साहब और कुरैशी साहब, अंत में आप दोनों से ही, क्या वो एहतियात है जो आने वाले समय में सिस्टम में करने की अब जरूरत है, नीति के लिहाज से भी और विकास और पर्यावरण के लिहाज से भी? नीतियों में किस तरह की बदलाव की अब जरूरत आपको लगती है आगे के सफर के लिए? मेरा ये मानना है कि नीतियों में जो बदलाव है उसमें, जैसा कि अभी डिस्कस कर रहे थे, कि प्लानिंग स्टेज पर ही डेवलपमेंट जो हो उसमें पर्यावरण के बचाव की बातें और उनमें जो इन्वेस्टमेंट करना है वो साथ शुरू में लेके चलें तो बेहतर होगा। एक तो जल्दी डेवलपमेंट भी नहीं रुकेगा और पर्यावरण को ही फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ क्या होता है कि बहुत सी स्कीम्स इसलिए रुक जाती हैं कि वो सही पर्यावरण के लिए नुकसानदायी होती हैं और उनको करने से पर्यावरण को नुकसान होगा, ना करने से इकोनॉमिक नुकसान होता है। तो वो सही वक्त पे करने से दोनों को फ़ायदा होगा। झाला साहब, लास्ट कमेंट। जी मैडम, इसमें ऐसा है कि जो बाघों की सोर्स पॉपुलेशन होते हैं, जहाँ पर कि जो उसकी आबादी बढ़ती है, जहाँ पैदा ज़्यादा होते हैं और मृत्यु कम होते हैं, उसको सोर्स कहते हैं। ये हमारे हिंदुस्तान में काफ़ी हैं, परंतु ये जो सोर्स पॉपुलेशन है उसके बीच में बाघों की मूवमेंट होनी चाहिए जेनेटिक एक्सचेंज के लिए, तभी बाघ लॉन्ग टर्म पे बचे जाएंगे। तो ये जब मूवमेंट होती है उसको कॉरिडोर्स कहते हैं, और ये कॉरिडोर्स प्रोटेक्टेड एरियाज़ में नहीं है, प्रोटेक्टेड एरियाज़ के बाहर है, जंगल के विस्तार हैं या एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं। और हमारा जो रास्ते हैं, कैनाल्स हैं, पावर लाइंस हैं,
ये सब ये कॉरिडोर्स को इंटरसेक्ट करते हुए निकलती हैं। तो जब ये कॉरिडोर्स को काटती हैं उस एरियाज में हमें इनको मिटिगेट करना होगा, और वो मिटिगेशन प्रोसेस जैसे कुरैशी साहब ने बताया वो अभी से अगर प्लानिंग हो जाए, क्योंकि कॉरिडोर्स तो बने हुए हैं, हमने उसका आकलन कर चुके हैं कहाँ पर है, और हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी बने हुए हैं। डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और कंजर्वेशन डिपार्टमेंट में अगर कॉन्वर्सेशन हो, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने बताया, वैसे दोनों ही विभागों में एक सामंजस्य, एक संवाद हो, तभी ये बन पाएगा। और इसमें कुछ ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, इट्स बोथ गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स हैं, आसानी से हो सकता है। और जैसे बजट का प्रोविजन करना होता है तो वो करीबन 1/10 ऑफ द एंटायर प्रोजेक्ट के कॉस्ट के अंदर वो बन सकते हैं। तो आपका जो कहना है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति जो है उसने भी इस पूरी मुहिम को एक नई ताकत दी है। बहुत ही संक्षेप में झाला साहब, क्या इस बार की जिस तरह से गणना जो तकनीक इस्तेमाल की गई है वो भी पहले समय से एकदम बदली हुई है, उसका भी एक बड़ा रोल है? जी मैडम, इसमें जो तकनीक है अभी आधुनिक बन चुकी है। पहले हम जो बाघों की पग मार्क्स हैं या उसकी विष्ठा है उसका रिकॉर्ड हम फॉर्म के ऊपर करते थे, अभी ये सब मोबाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर ले लिया है। तो आप डेटा जो है एकदम ऑथेंटिक है, क्योंकि वो जो फोटोग्राफ लेते हैं वो जियो टैग रहते हैं, यानी कि जीपीएस का इस्तेमाल करके फ़ोन अपने आप कितना आप चले हैं उसका आकलन कर लेता है, और जहाँ पर आपको बाघ की चिन्ह मिलते हैं उसका आप रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली फोटोग्राफ फ़ोन से लेके उसको आप हमारे इंस्टीट्यूट में डायरेक्टली भेज सकते हैं। जो ह्यूमन एरर था वो बिल्कुल निकाल दिया गया है। इसकी प्रोसेसिंग डेटा करने के लिए भी बहुत जल्दी हो जाता है और उसकी ऑथेंटिसिटी भी बढ़ जाती है। दूसरा ये है कि मैडम हमें इस टाइम जो कैमराज लगे हैं उसका आकलन आप देखें तो हमने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अप्लाई किया है। पूरे विश्व में कहीं इतना एफर्ट के द्वारा कोई वाइल्ड लाइफ सर्वे किया नहीं गया है आज तक, और 3.5 करोड़ फोटोग्राफ्स वाइल्ड लाइफ के पाए गए हैं, उसमें 76,000 के ऊपर टाइगर के फोटोग्राफ पाए गए हैं। तो ये तो संख्या अपने आप बताती है कि ये जो गणना हुई है वो बहुत ही एक्यूरेट रही है। 83% बाघ जो हैं वो उनकी तस्वीरें हैं इस जनसंख्या की। जी हाँ, तो एक तरह से कह सकते हैं कि बड़ा मुकाम भारत ने हासिल करा है बाघों के आकलन, उनकी संख्या को बचाने और बढ़ाने दोनों में ही। ये रिपोर्ट काफी उत्साहित है भारत के लिए। आने वाले समय में इसको और मजबूती से इन्हीं तमाम नीतियों पर आगे काम करने की जरूरत है, क्योंकि आज जंगलों में गूंजने लगी है बाघों की गुर्राहट। ये गुर्राहट बरकरार रहे, इसके लिए हमें और आपको सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों ही मेहमानों का स्टूडियो आने के लिए और चर्चा के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद देखेंगे न्यूज नाइट में कुछ और खबरें। देखते रहिए डीडी न्यूज।